और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीरिया से, जहां पर बशर अल असद शासन को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां पर विद्रोही समूहों ने अब हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने हमा में लगी मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति को गिरा दिया है। हमा को अलेप्पो के बाद अहम माना जाता है। सीरियाई सेना ने ऐलान किया कि वो हमा छोड़ चुके हैं ताकि आम लोगों की जान बचाई जा सके। असद की आर्मी को रूस का समर्थन है और वो लगातार विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन विद्रोही लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर नियंत्रण पाया और अब चौथे सबसे बड़े शहर पर भी कब्जा कर लिया है। और यहां पर अपडेट जो है वो ये भी आ रहा है कि सीरियाई विद्रोहियों से जान बचाकर अलेप्पो और तेल रिफात से विस्थापित हुए हजारों कुर्द परिवार अब कड़ी ठंड का मुकाबला करने की चुनौती जो है वो झेल रहे हैं। अल तबका शहर में बनाए गए अस्थायी कैंपों में इनको शरण मिली है। कई परिवारों के पास कंबल तक नहीं है और उनके बच्चे रात भर ठंड की वजह से रोते रहे। लेकिन कुछ लोगों को रहने के लिए तंबू भी नहीं मिल सके और वो खुले में ही या किसी गाड़ी में रात गुजारने को मजबूर हैं। बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं और उनके लिए दवाइयों और डॉक्टरों तक का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और अल तबका में शरण ली है। इस इलाके में कुर्दों का स्वशासन है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त जुड़ गए हैं। गजाली, यहाँ पर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा शहर था जिस पर कब्जा कर लिया है अलेप्पो के बाद यहाँ पर, और जिस तरह से लोगों की वहां पर हालत हो रही है, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? ये देखिए, पिछले 2011 से जब पहली बार बशर अल असद के खिलाफ वहां पर विद्रोह शुरू हुआ था, तो उन्होंने काफी फोर्स यूज करके उस पूरे प्रदर्शन को, विरोध प्रदर्शन को रोक दिया था। और उसके बाद सीरिया में जो हालात पिछले एक हफ्ते में बने हैं, जब से इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम की बात शुरू हुई थी, उसके 2 दिन बाद से ही वहां पर के विद्रोहियों ने दोबारा अटैक शुरू किया। अलेप्पो के इलाके से वो शुरू हुए, इदलिब तक पहुंचे, और ये वो इलाका है जो तुर्की से लगता हुआ इलाका है। और अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमा शहर पे उन्होंने कब्जा किया। हमा, जैसे आपने सही बताया, चौथा सबसे बड़ा शहर है। और अब हमा के बाद जो दूसरा शहर है जिसके इर्द गिर्द वो पहुंच चुके हैं, वो शहर है होम्स। और होम्स के बाद फिर आ जाती है सीरिया की राजधानी दमास्कस। और इन इलाकों पे, दमास्कस के अलावा जिन 3 शहरों का नाम हम लोगों ने लिया है, इदलिब हो, अलेप्पो हो, हमा हो, इन बड़े शहरों का कब्जा करते हुए वो होम्स के पास पहुंच गए हैं। ये इलाके समुद्र से भी लगते हुए हैं, जहां से असद की जो सेना है, बशर अल असद की, उनको कहीं ना कहीं ईरान से कह सकते हैं सपोर्ट मिलता रहता है। हथियार आते हैं या तो एयरपोर्ट के थ्रू या किसी सी रूट के थ्रू। इन इलाकों पर विद्रोहियों के कब्जे का मतलब ये है कि अगर कुछ दिनों में जिस तरह से वो एडवांस कर रहे हैं, जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, एक शहर के बाद दूसरे पर कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बशर अल असद की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आगे आने वाले दिनों में जो पश्चिमी एनालिस्ट हैं, जो इन चीजों को देखते और समझते हैं, उनका भी ये बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं बशर अल असद की जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है। हालांकि ईरान और रूस उनके पुराने मित्र हैं। रूस की तरफ से लगातार हवाई हमले भी उन इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो उनकी फौज है, जो सेना है, वो कई इलाकों को छोड़कर भाग रही है। और ये बिल्कुल अफगानिस्तान की याद दिलाती है कि जब तालिबान ने सीमावर्ती इलाकों से अफगानिस्तान के मेन शहर में मूव करना शुरू किया था, तो किस तरह से अफगानी सेना वहां पर अपने हथियार, अपने टैंक और दूसरे सामान छोड़कर भाग रही थी, और वो बिल्कुल। तालिबान के हाथ में लग रहा था। यही हाल फिलहाल सीरिया में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सैयद रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुमान साहब, यहाँ पर सीरिया का ये एक सेंट्रल शहर था हमा, जो अलेप्पो के बाद बहुत अहम माना जाता था, और इस पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं हालात को, क्योंकि अब ये लग रहा है कि बशर अल असद जो हैं उनका नियंत्रण यहाँ पर स्थिति पर पूरी तरह से बाहर हो चुका है? देखिए, 2020 में जो सीज फायर हुआ था, सीरिया, टर्की, ईरान ने मिलकर के, रशिया ने मिलकर जो सीज फायर की सहमति बनी थी, ये जब सीज फायर हुआ बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, तो नेतन्याहू का एक बयान आया था, इजराइल प्राइम मिनिस्टर का, कि सीरियन गवर्नमेंट जो है इज प्लेइंग विद फायर, वो आग से खेल रही है। उसी बयान के चंद घंटों बाद मैसिव अटैक शुरू किया रेबल ग्रुप ने। उनका जो गढ़ था, खास करके जो बड़ा संगठन है तहरीर अल शाम, जिसके नेता है अबुल मोहम्मद जुलानी जी, उनके लीडरशिप में इदलिब से निकल करके, जैसा कि आपने बताया,
अलीपो पर कब्जा किया, अलीपो के बाद अब हमा पे कब्जा किया है, हमा के बाद निकल करके वो होम्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें आई हैं सीरियन गवर्नमेंट के सरकारी मीडिया की तरफ से वो ये है कि एलिट आर्मी जो है सीरियन गवर्नमेंट का, जैसे टाइगर फोर्स है, रिपब्लिकन फोर्स है और पैरा ट्रूप्स भी उतारे गए हैं, दोबारा से हमा शहर को घेरा जा रहा है। इजरायली सीरियन आर्मी उन्हें घेर रही है और रिकैप्चर करने की कोशिश में है। वो हमा शहर को देखने की बात यह है कि कितना कामयाब होता है। बिल्कुल लेकिन साहब, ये यहाँ पर सिचुएशन सैयद रुमाम साहब ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि सीरिया अकेला नहीं है, रूस जैसे देशों का समर्थन उसे हासिल है, बावजूद उसके यहाँ पर विद्रोही ज्यादा ताकतवर साबित होते जा रहे हैं, एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते जा रहे हैं। उसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? देखिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह खुद इजराइल की आर्मी है। इजराइल की आर्मी काफी लगातार सीरिया की आर्मी बड़ी वजह है, क्योंकि इजराइल लगातार सीरिया पर जो अटैक करता रहा है, हमला करता रहा है, उससे सीरियन आर्मी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। खास करके जो लंबा गृह युद्ध चला 2020 तक, उसमें भी आप देखें कि अलीपो शहर से भी बाहर खदेड़ने में जो कामयाबी मिली थी, वो हिजबुल्ला और इराकी मोबिलाइजेशन फोर्स है, शिया मिलिशिया हो, और ईरानी फोर्सेस और ईरानी फौजी एक्सपर्ट्स जो है सीरिया के अंदर, उनके मदद से। लेकिन अब वो मदद असद गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रही है, सीरियन आर्मी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हिजबुल्ला काफी हद तक डैमेज हुआ है इस वॉर में इजराइल के अगेंस्ट। वो खुद को संभालने में लगा है। इराक से अभी तक ऐसी इराकी गवर्नमेंट या इराकी शिया मिलिशिया मोबिलाइजेशन फोर्स एंटर नहीं किया है। इवन मुक्तदा सदर मजबूत जो इराकी लीडर हैं, जिनकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया आर्मी है, उन्होंने भी सीधा कह दिया है कि इराकी गवर्नमेंट और इराकी उनकी जो फोर्सेस हैं, मिलिशिया है, यहाँ पर जी सैयद रुमान साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो लोग भुगत रहे हैं, और जिस तरह का मौसम वहाँ पर बना हुआ है, बच्चे जो है रात को ठंड के बीच में अपना वक्त गुजारने को मजबूर हैं, वहाँ पर स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और ये दुखद स्थिति है वहाँ के लोगों के लिए खासकर।